जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल समझता हूँ, मैं खुदा से पहले माँ तुम्हें जानता हूँ। नमस्ते, हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी कहानी देखेंगे जिस लड़की की माँ बचपन में गुजर गई है। मैंने शुरुआत में 2 पंक्तियाँ सुनाई, वो माँ के लिए थी। माँ ये शब्द सुनते ही हमारे सामने बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं, लेकिन जब माँ इस शब्द से पहले अगर सौतेला जुड़ जाए, सौतेली माँ ये शब्द जुड़ जाए, तो कहने के लिए बहुत कुछ रह जाता है, शेष हो जाता है। आज महादेव वर्मा की एक ऐसी यादों की कहानी हम देखने जा रहे हैं जिसमें भावनिकता है, मार्मिकता है और ऐसे तमाम लोगों की वो कहानी उजागर करती है। कहानी अर्थात ये पाठ जिनके बचपन में माँ गुजर जाने के बाद, जिनके बचपन में माता पिता गुजर जाने के बाद उनके ऊपर कैसे अत्याचार होते हैं, कैसे उन्होंने ज़िंदगी अपनी संघर्षपूर्ण जी है। और ऐसी एक कहानी आज हम देखने जा रहे हैं, ऐसा एक हम पाठ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बिंदा। अर्थात बिंदा एक पाठ का भी नाम है और इस पाठ में आने वाले कैरेक्टर का भी यहाँ पे नाम है। बिंदा प्रस्तुत पाठ की लेखिका है महादेव वर्मा। आधुनिक मीरा नाम से महादेव वर्मा जी को जाना जाता है। आधुनिक मीरा। सबसे पहले महादेव वर्मा जी का संक्षेप में हम पाठ परिचय देखेंगे, लेखिका का परिचय देखेंगे। लेखिका महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेव वर्मा का जन्म 1907 फरुखाबाद में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत है। अर्थात उनको विक्रम विश्वविद्यालय से उनको डॉक्टरेट नाम से उनको नवाजा गया, उनको एक उपाधि दी गई। तो डॉक्टर महादेव वर्मा भी उनको हम कह सकते हैं। महादेव वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखते चकित रह जाना पड़ता है। आपके संस्मरण एवं रेखाचित्रों में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। आपको 1983 में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उनको महादेव वर्मा जी को सम्मानित किया गया। प्रस्तुत एक रेखा चित्र है बिंदा। रेखा चित्र एक किसी खास व्यक्ति के ऊपर ही लिखा जाता है। अतीत के चलचित्र, अतीत यानी भूतकाल, पास्ट, अतीत के चलचित्र से लिया गया है। उनका जो संस्मरण है, जो यादों में यादें, संस्मरण अर्थात यादें, उसमें से ये पाठ अर्थात ये रेखा चित्र लिया गया है। बिंदा एक हृदय स्पर्शी, दिल को छूने वाला रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में है, अर्थात यादों के शैली में है। जब लेखिका अपनी यादों में चली जाती है और अपनी यादों में वो हमें एक ऐसी कहानी बता रही है, वो ऐसा एक रेखा चित्र बता रहा है जो हृदय स्पर्शी है, भावनिक है, मार्मिक है। बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। बिंदा इस प्रस्तुत पाठ में जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, पात्र है, वो बिंदा है। वो अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई है। खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेव वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। जैसे कि गुलाब का एक फूल बहुत ही सुंदर होता है, वो फूलों का राजा कहलाता है, लेकिन उसको खिलने से पहले अगर उसको तोड़ दिया जाए, उसको मसल दिया जाए, तो उसकी खूबसूरती, उसकी महक हम कभी नहीं ले सकते। तो ऐसी एक कहानी है जिसमें बचपन में उसकी माँ गुजर जाती है, लेकिन सौतेली माँ का उसका बचपन उसको छीन लेती है और उस पर होने वाले अत्याचारों को हूबहू दर्शाने का काम आज महादेव वर्मा जी ने किया है। बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम, माँ का प्रेम, मातृत्व, ममता, माया से वंचित व सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। प्रस्तुत जो बिंदा कहानी है, बिंदा रेखा चित्र है, माँ के प्रेम से वंचित लोगों की वास्तविकता को दर्शाता है। माँ के प्रेम से वंचित वो बिंदा का वो कैरेक्टर, उस चरित्र को दिखाता है जिसमें सौतेली माँ उसके ऊपर अत्याचार करती है और फिर भी बिंदा चुपचाप हर बातों को सहकर जिंदगी को अपने आगे बढ़ाती है। तो आइए देखते हैं इस रेखा चित्र को।
पैराग्राफ वाइज, अनुच्छेद वाइज मैं इसको रीड करता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। सबित सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी सी अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, ये तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से, आश्चर्यचकित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी से सलज्ज उत्साह से अपरिचित थी। सबित सी अर्थात थोड़े उसके आंखों में भय था, डर था। तो लेखिका के सामने मैंने पहले ही कहा, एक रेखा चित्र है, संस्मरण है। लेखिका ने यादों को वापस, अपनी यादों को उजागर किया है और लेखिका खुद की यादों में कैसी चली गई है, उसका ये पहली उसकी प्रस्तावना है, उसका इंट्रोडक्शन है। इसी के कारण, इसी पैराग्राफ के कारण ही लेखिका अपनी यादों में गई है और वो कहती है कि लेखिका यहाँ पे एक अध्यापिका के रोल में दिखाई दे रही है और लेखिका के पास एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर पहुंचता है स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। तब उसका प्रवेश पत्र यानी उसका जो एडमिशन लेटर है उसको लौटा कर अर्थात वापस देते हुए लेखिका ने कहा, शायद अपने इसकी उम्र है, जो आयु है, एज है, ठीक तरह से नहीं भरी। देखिए, चेक कीजिए, अगर अपने सही ठीक तरह से अगर उसकी उम्र नहीं भरेंगे तो शायद आगे जाकर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने लिविंग सर्टिफिकेट यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ठीक तरह से भरना होता है, नहीं तो आगे जाके हमें कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो पिता ने कहा, नहीं ये तो ठीक है, पिछले ही साल वो 14 वर्ष उसके पूर्ण हो गए, मतलब पिछले साल उसके 14 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेखिका ने उसको देखा, तुम 14 वर्ष के हो? लेकिन मुझे, मतलब लेखिका को ऐसा लग रहा है कि वो 14 साल की लड़की 9 साल की बालिका की तरह लग रही थी। लेखिका के उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी डरी से सी दुबली पुतली छोटी सी वो बालिका, थोड़ी लज्जा, उसके थोड़ा शर्म भी आ रही है, मतलब थोड़ा पहली बार शायद पिता के साथ बाहर निकली है, स्कूल गई है और थोड़ा सा शाई अर्थात शर्माते हुए वो वहां पे खड़ी है। तो लेखिका उस पिता की बातों को सुनकर अपनी यादों में चली जाती है। तो पिता क्या कह रहे हैं, देखो आगे, उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित स्वर उत्तर मिले। दबे आवाज में कुछ सामने वाले पिता ने मैडम से कहा, अध्यापिका से कहा, आप तो जानती है मेरी दूसरी पत्नी है ना, आप तो जानती होगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में यानी अर्थात यादों में 2 युगों से पहले यानी 20 साल से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा अर्थात विंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। जैसे पिता ने कहा, मैडम, अध्यापिका जी, आप तो जानते हैं मेरी तो दूसरी शादी है। अर्थात उसका पिता का कहना है, ये मेरी पहली पत्नी की वो लड़की है जिसका नाम है बिंदा अर्थात विंदेश्वरी। तो लेखिका ये बात सुनते ही, पहली पत्नी की बात सुनते ही वो अपनी यादों में चली गई। 20 साल पुरानी उनकी वो यादों में चली गई जिसकी सहेली थी बिंदा। लेखिका की बचपन की सहेली का नाम बिंदा था, अर्थात उसको प्यार से बिंदा बुलाते थे, असली नाम उनका विंदेश्वरी था। लेकिन लेखिका के सामने जो व्यक्ति अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आया था, अपने प्रवेश पत्र के लिए आया था, वो कह रहा है कि मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरी पहली पत्नी की है वो लड़की है, और इसीलिए क्यों ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो मेरी पहली पत्नी की लड़की है, क्योंकि यहाँ पे उसने दूसरी शादी की है और दूसरी शादी करने के बाद उसकी दूसरी पत्नी इस पहली पत्नी की लड़की के साथ थोड़ा बुरा व्यवहार करती है और इसीलिए वो दुबली पतली लग रही है, इसलिए वो थोड़ी भयभीत सी लग रही है, इसलिए वो थोड़ी बेबस और लाचार सी लग रही है, थोड़ा शर्मा रही है। और 14 साल की लड़की एक 9 साल की छोटी सी बालिका की तरह लग रही है, लड़की की तरह लग रही है। छोटी सी मतलब उसको खाने के लिए शायद 2 वक्त को ठीक तरह से खाना भी नहीं मिलता होगा। जब पिता उसके काम पे जाते होंगे तो शायद उसकी माँ, सौतेली माँ उसके साथ बहुत अत्याचार करती होगी और इसी के कारण वो थोड़ी दुबली पतली से और भयभीत सी लग रही है। तो लेखिका का इन बातों को सुनते ही वो अपनी यादों में चली जाती है, अपनी बिंदा की यादों में चली जाती है, विंदेश्वरी की यादों में चली जाती है। तो बचपन में उसकी भी माँ मर चुकी थी और उसके पिता ने अर्थात बिंदा के पिता ने दूसरी शादी की थी और बिंदा और लेखिका 2 अच्छी सहेलियां थी, पड़ोस में ही रहती थी। और लेखिका उस बिंदा की कहानी अभी हम बताने वाली है जिसको हम अभी देखने जा रहे हैं। बिंदा
असल कहानी इस प्रकार है। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी, बचपन की सहेली थी। बाल्य सखी अर्थात बचपन की सहेली। जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर नहीं पाया था। मैं भी छोटी थी, वो भी छोटी थी। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन, नाना नानी माता पिता की मतलब लेखिका के दादा नाना नानी अर्थात उसके माता पिता के मम्मी पापा अर्थात उनके पिता माता पिता, मृत्यु का अमिट अंतर नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन अर्थात उनकी मृत्यु होना की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अश्वत्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती है। लेखिका ने अपने बचपन की यादों को कुरेदते हुए बचपन की यादों के पन्नों को खोलते हुए कहा कि मेरी भी एक सहेली थी जिसका नाम था बिंदा। लेकिन बिंदा और मेरी दोनों की उम्र लगभग एक ही थी। जब मेरे घर में मेरे नाना नानी की मृत्यु होगी, नाना और दादी की मृत्यु हुई, तब हम तो छोटे थे। जैसे छोटे बच्चों को जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो जन्म और मृत्यु की जो संकल्पना होती है उनके बारे में ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं होता। जब कोई बचपन में उनको छोड़ के चला जाता है तो उसके माता पिता घर वाले कहते हैं देखो वो तारा बन गए, उन्होंने भगवान ने उनको बुलाया है, भगवान के पास चले गए, उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उनको मृत्यु और जन्म के बारे में पता नहीं होता। तो लेखिका ने भी यही कहा कि मेरे नाना नानी दादा दादी जब मर गए थे तो मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने घर में ये सब ये बोलती रहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी अर्थात मेरा कद जब अलमारी पर मेरा सिर जब अलमारी तक पहुंच जाएगा तो वो कहते थे कि मैं भी उनको देख सकूंगी, अर्थात थोड़ा ऊंचा, मतलब कहते कि तुम छोटी हो, तुम बड़ी होने के बाद ये सब करो। तो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि बड़ा होना अर्थात मेरे हाइट बढ़ना अर्थात उनका कद बढ़ना, ऊंचा होना थोड़ा, तो इससे उनको लगता है कि मैं थोड़ी ऊंची हो जाऊंगी, मेरा कद थोड़ा बढ़ेगा, तो शायद मैं अपने दादा दादी नाना नानी को देख सकती हूँ। तो ये जन्म मृत्यु का जो ये झंझट है, जन्म मृत्यु का चक्र मुझे कभी समझ में नहीं आया। और तब उसी के बीच अगर मेरी लेखिका की, अगर मेरे सहेली की माँ भी अगर मर गई है तो मृत्यु और ये निधन, ये जन्म, ये इसका चक्कर मुझे कैसे, मोक्ष आदि की बातें मुझे कैसे पता चल सकती है। मतलब छोटे बच्चों को जन्म मृत्यु के इस झंझट को वो कभी समझ ही नहीं पाते और लेखिका कभी समझ नहीं पाते। मेरा संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त था, मतलब मैं छोटी थी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं नॉलेज नहीं था, और हम अनमैच्योर्ड थे, भोले भाले नटखट बच्चे थे। अज्ञानावस्था, बचपन की अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदारी हो उठती कि उसका गुर्राना मेरी वहाँ सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। बुरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पहने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बच्चिया को हटाते हुए भी रंबा कर घर भर को ये दुखद समाचार सुनाने वाली मेरी श्यामा गाय का नाम है कि व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार फिरती है वह भी तो बच्चों के लिए कुछ मांगती रहती है। अतः मैंने निश्चित रूप से यह समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंप दिया। अर्थात ये पूरा पैराग्राफ लेखिका ने माँ के वजूद के बारे में कहा है, माँ के महत्व के बारे में कहा है, माँ के महत्व को कुरेदते हुए उन्होंने कहा है, माँ के महत्व को बताते हुए लेखिका कहती है चाहे वो पशु की माँ हो, पंछी की माँ हो, छोटे छोटे कीड़े और मकोड़ों की माँ हो, चाहे वो इंसानों की माँ हो, चाहे वो हम जैसे छोटे छोटे नटखट बालाओं की माँ हो, माँ होती है। चाहे वो सुबह उठकर अपने बच्चों को नहलाना, उनका हर कार्य करना, चाहे वो पशु जैसे कि मेरे घर में भी गाय है, अर्थात लेखिका कह रही है मेरी गाय जो श्यामा नाम की गाय है जिसके बच्चियाँ अर्थात
कुछ जानवरों के बचपन में ही उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो छोटे छोटे अर्थात जो भी पशु के जैसे गाय के बच्चियाँ होती है, वैसे अगर वो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो बेचारी गाय भी, उनके पास शब्द नहीं होते। इंसानों के पास शब्द होते हैं, दिमाग ज़्यादा होता है और वो बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे ये पशु पक्षी अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो रंबा रंबा कर, जोर जोर से चीख कर वो अपना दुखद समाचार सुना रही थी, अर्थात मैंने उसकी भावनाओं को समझ लिया था। वो कह रही थी कि एक अर्थात चाहे वो भिखारिन के बच्चे हो या गाय के बच्चे हो, पशु के बच्चे हो या पंछियों के, कीड़े मकोड़े के बच्चे हो, हर माँ के लिए अपने बच्चे जिगर से, मतलब इस संसार से सबसे बड़ी पूंजी होती है, धन होता है, संपत्ति होती है। और वो माँ अपने बच्चों के लिए हर तरह का संघर्ष करने के लिए होती है, और माँ वो हर तरह की मुश्किलों को झेलकर अपने बच्चों को पाल पोस कर मेहनत से बड़ा करती है। एक भिखारिन भी अपने बच्चों के लिए एक हाथ में छोटा बच्चा और एक हाथ में बड़ी बेटा और बेटी को लेकर वो हाथ दुनिया के सामने हाथ फैलाती है ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके। तो ये सारा काम, ये सारा कर्तव्य करने की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ये माँ नामधारी को सौंपा है। ऐसा लेखिका कहती है कि माँ के बिना ये जीवन अधूरा है, माँ के बिना ये संसार अधूरा है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। और इसलिए लेखिका ने माँ के महत्व को बारे में बहुत सारी अनगिनत बातें यहाँ पे कही है। तो कह रही है कि जब एक बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को, एक्चुअली जब बिल्ली को बच्चे पैदा होते हैं तब वो अलग अलग घर में उसको घुमाती है अपने बच्चों को, ताकि कोई शिकारी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिकारी उसके बच्चों को उससे छीन ना ले, इसलिए अपने उसके बार बार वो जगह बदलती रहती है। तो कितने वो मतलब पशु होने के बाद उसको शब्द ना होने के बावजूद कैसे अपने बच्चे के लिए बचाने के लिए वो दर दर भटकती रहती है। और जब वो बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में उठाकर लेकर जाती है तो मुझे ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसके दांत चुभ रहे होंगे, हमें ऐसा लगता है कि उसको दांत उसको लगते नहीं होंगे, लेकिन माँ की ममता इतनी जबरदस्त है कि उसके दांत उसको चुभते तक नहीं। ऐसा लगता है कि वो रुई जैसा महसूस हो रहा है। चाहे कुत्ते की माँ हो, बिल्ली की माँ हो, गाय की अर्थात छोटे से गाय की बछिया की माँ हो, या भिखारी अर्थात छोटे छोटे वो भिखारी के बच्चों की माँ हो, माँ सर्वस्व है, माँ अमर है, माँ अभिनंदनीय है, माँ गुणवान है, माँ सर्वसंपन्न है। माँ इसलिए कुछ लोग कहते हैं मतलब संसार मतलब भगवान परमात्मा भी मतलब जहाँ भगवान कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं होता, भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उसने इस संसार में माँ को बनाया। चाहे वो किसी भी की माँ हो, किसी भी जाति धर्म पंथ की माँ हो, पशु की हो, इंसान की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, पंछियों की हो, कीड़े मकोड़ों की क्यों ना हो, वो माँ का धर्म है, माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करे। लेकिन वो अपने सर्वस्व त्याग करके वो माँ के अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व त्याग देती है। लेकिन आज के वही बच्चे बड़े होते ही अपने माँ को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अधिकार सिर्फ माँ का होना चाहिए और माँ का होता है। 9 महीने अपने पेट में पालकर 9 महीने के बाद अपना उसको दूध पिलाकर उसको अपने पलकों से छुपाकर वो रखती है और अपने नन्हे से वो लाडली को बड़ा करती है। और आज ऐसे समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग अपनी माँ को फुटपाथ पर, अपनी माँ को आश्रम में, अपनी माँ को एक कमरे में बंद करके कहीं दूर चले गए हैं, दूर चले जाते हैं। मैं ये सिर्फ कहूँगा अपनी माँ को कभी मत भूलिए, अपनी माँ के उस कर्म को, अपनी माँ के उस कर्तव्य, माँ ने आप जो आपके लिए जो कर्तव्य किया है, धर्म निभाया है, उसके उस परिश्रम को, उसके पसीने को, उसके उस त्याग को कभी मत भूलिए। हमें जब छुट्टी होती है, संडे हॉलीडे होता है, मंडे टू सैटरडे हम काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और घर में आज रविवार है, हम संडे है, आज हमारे लिए छुट्टी का दिन है, हम मौज मस्ती करते हैं। लेकिन माँ के लिए भी छुट्टी का दिन होगा। 365 दिन साल के हर दिन, हर वो दिन, हर वो रात, हर वो मौसम माँ वो काम करती है। चाहे बीमार हो तब भी वो हमारी माँ काम करती है। इसलिए माँ के प्रति हमेशा आप अपना कर्तव्य कभी न भूलिए, माँ को हमेशा सम्मान दीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी मान और प्रतिष्ठा कभी मत झुकाइए, उनके सामने हमेशा नतमस्तक होइए। आगे बढ़ते हैं। और माँ के भी तो, और बिंदा के
भी तो माँ थी और बिंदा की भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडितन चाची और बिंदा की नई अम्मा कहते हैं। बिंदा की भी तो माँ थी। लेखिका कह रही थी कि लेखिका कह रही कि बिंदा की पहली माँ गुजर गई है, लेकिन फिर भी उसकी माँ है, क्योंकि लेखिका को यह पता नहीं कि माँ और सौतेले माँ में फर्क क्या है। पहली अम्मा, दूसरी अम्मा, नई अम्मा, पुरानी अम्मा, इनकी बातों में, क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे हैं। बिंदा की माँ थी, असल में वो दूसरी माँ है उसकी, अर्थात उसके पिता ने दूसरी शादी की है, जिनको हम पंडिताइन चाची बुलाते हैं। बिंदा उसको नई अम्मा बुलाती है, नई अम्मा। अभी इस पैराग्राफ में नई अम्मा अर्थात पंडिताइन चाची का जो बाह्य वर्णन है उसके बारे में बताया। वो गोरी मोटी देह के रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठे कर फूले अर्थात कर्ण फूल, फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों ओर नीचे कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती है। मोहन अर्थात उसका बेटा है, अर्थात बिंदा का सौतेला भाई, यानी पंडित जी का दूसरी पत्नी का बेटा मोहन का तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पाटियों के बीच एक लाल शाही की मोटी लकीर सा सिंदूर उनिंदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाले काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदर रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए हुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। अर्थात जो पंडित चाची है, क्योंकि शादी करने के आने के बाद कोई भी औरत का एक उसका रहन सहन का तरीका होता है, शादी से पहले उसके रहन सहन अलग होता है, शादी के बाद परंपरागत रहन सहन होता है। तो पंडित चाची भी परंपरा का पालन करने वाली थी और परंपरागत वेशभूषा और जो अलंकार है वो हमेशा पहनती थी। जो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग अलंकारों के बारे में कहा है, कर्ण फूलों के बारे में, गले में मालाओं के बारे में कहा है, रंग बिरंगी चूड़ियों के बारे में कहा है, और माथे में एक बड़ा सा लाल उसकी सिंदूर उसके हमेशा रहता था। तो लेखिका को बचपन में उस पंडिताइन चाचू को देखकर गुड़िया जैसा लगता था, उसकी डॉल जैसा लगता था। ये सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार, वो तो दिखने में बहुत अच्छी थी, उसका जो रहन सहन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर कुछ विचित्र पड़ता था। सर्दियों के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, सर्दियों के दिनों में मतलब जब मौसम सर्दियों का होता है, ठंड का होता है, तो हमारे माता पिता हमें थोड़ा लेट उठाते हैं, ताकि जब सूरज निकलता है तब हमें उठाते हैं, ताकि हमें सर्दी से बचाया जाए, ताकि हमें धूप लगे, ताकि हमें गर्मी महसूस लगे। गर्म पानी से हमें हाथ मुंह धुलाकर मोजे अर्थात सॉक्स, जूते और ऊनी अर्थात गर्म कपड़े में सजाया जाता था, और मना कर अर्थात गुनगुना दूध अर्थात गर्म दूध, वार्म मिल्क। तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर हो रहा था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रंबाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ जाती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली ही थी। उठती है या आऊं, पंडिताइन चाची की आवाज आई है, उठती है या आऊं, बैल के से दीदे के क्या निकल रही है, मोहन का दूध गब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। अर्थात जब सर्दियों का मौसम आता था तब मेरी माँ अर्थात लेखिका कह रही कि मेरी माँ या हमारे ज्यादातर पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें थोड़ा लेट उठाते, सुबह जल्दी उठाते नहीं है, बल्कि सूरज निकलने के बाद गर्मियों का गर्म हवाएं या गर्मी हमें लगने के लिए थोड़ा लेट होता है, और उठने के बाद गर्म पानी से हमें नहला धुलाकर गर्म गुनगुना दूध हमें पिलाया जाता था, ताकि हमारे अंदर की सर्दी गायब हो जाए, ताकि हमें सर्दी से बचाया जाए। तब मुझे ऐसा लगता था कि पंडिताइन चाचा के घर में ऐसा होता था, लेकिन थोड़ा उल्टा होता था। उनके घर में कुछ अजब ही स्वर आता था, तो जोर से उछलाती, ए बिंदा उठती है कि नहीं, बैल के दीदे की तरह क्या कर रही हो, जल्दी से उठो और मोहन के लिए दूध गर्म करो। ये अभागी, ये कम नसीब वाली, ये भाग्यहीन लड़की मरती भी नहीं। इस तरह के कठोर वाक्य, पहले तो मुझे देखकर ऐसा लगता था कि मेरी गाय, श्यामा नाम की गाय जिसे अपने बछड़े के जोर जोर से रंबाती है, चिल्लाती है, तो उसमें एक मधुर स्वर होता था। लेकिन जब मैं पंडिताइन चाची का आवाज सुनती हूँ तो उसमें कठोरता, घृणा, हेट, नफरत सुनाई पड़ती है। अर्थात पंडिताइन चाची बिंदा को जल्दी उठने के लिए कहती है, क्योंकि बिंदा छोटी होने के बावजूद भी घर का सारा घर का सारा काम उसके कंधों पर पंडिताइन चाची ने डाला है, और खुद आराम से बैठकर खाती है, सिर्फ ऑर्डर छोड़ती है, आदेश छोड़ती है। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा की समझने का प्रयास करती हूँ, प्रयत्न, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा के आंगन से चौके तक फिरकनी की सी नाचती दिखाई देती है। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना,
कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नैया अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब कार्य असंभव थे। मतलब जब मैं लेखिका अर्थात लेखिका जब मैं अपने घर के छत पर जाकर उसके घर की हालत या उसके घर में क्या चल रहा है जब ऐसा सुनने की और समझने की कोशिश करते हूँ, तो उसके घर में हमें उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गंदे कपड़े पहनने वाली, गंदे धोती पहनकर उस आंगन में नटखट, जब हमारा बचपन में खेलने कूदने का समय होता है, जब खेलने कूदने का वक्त होता है, खेलने कूदने का जो परिस्थिति होती है, लेकिन उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में बिंदा अपने घर के काम करती है। कभी वो झाड़ू लगाती है, कभी भर के आंगन में कभी पानी डालती है, कभी कलसी में नल का पानी भर कर अंदर जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि बाजीगर के तमाशे तरह एक जादूगर किस प्रकार जादू करता है, मैजिक की तरह इधर उधर के मतलब फटाफट मैजिक करके कई सारे लोगों को मनोरंजन करता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये छोटी सी गुड़िया सी ये बिंदा इतने फटाफट काम कैसे कर लेती है, इतने जल्दी में काम कैसे कर लेती है। मुझे तो ऐसे बाजीगर के तमाशे से ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरे लिए तो ये कार्य संभव नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मुझे ऐसे कभी काम लगाती नहीं है। मुझे तो वो लेट उठने के लिए कहती है, हाथ मोजे डालती है, गर्म कपड़े डालती है, ऊपर से दूध भी पिलाने के लिए देती है। मुझे नहीं चाहिए तो भी वो मुझे मना कर दूध पिलाने के लिए मजबूर करती है। दूसरी ओर पंडिताइन चाची अर्थात उसकी माँ, नई अम्मा जिसको हम बिंदा कहती है, उसको कितना परेशान करती है। ये मेरे समझ के परे थे, मेरे समझ में नहीं आता था, क्योंकि दोनों भी अब छोटे थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले व कौतुक की उपेक्षा पढ़कर पंडितन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडितन जी की गुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरे लगी थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मैंने नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके कौन सा नटखटपन करती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने की भय दिखाया। एक बार मैंने माँ से पूछा था, क्या पंडितन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझ पाया ये तो मुझे पता नहीं। उनके संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। अर्थात लेखिका कह रही है कि एक तरफ मेरी माँ मुझे इतना प्रेम करती है, एक तरफ मेरी माँ इतनी मेरा ख्याल रखती है, तो दूसरी तरफ बिंदा की माँ, वो भी माँ है, मेरी भी माँ है। दोनों माँ में इतना कैसा फर्क हो सकता है? ये छोटी सी लेखिका, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अत्याचार क्या होता है, जुल्म क्या होता है, कठोरता क्या होती है, माँ क्या होती है, सौतीली माँ क्या होती है, इसका अर्थ अभी तक लेखिका को पता नहीं चला। तो इसलिए वो छोटी सी लेखिका अपनी माँ को बीच बीच कभी पूछती है, क्या माँ बिंदा की माँ अर्थात पंडितन चाची तुम्हारी तरह नहीं हो सकती? तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सीधी हो, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तुम मेरे लिए कितना तड़पती हो, मेरी कितनी फिक्र करती हो, मेरी कितना प्रिकॉशन लेती हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो, हर बार मेरे आगे पीछे करती रहती हो, मेरी हर बात को अपने सिर आंखों पर रखकर मेरी हर मुराद, मेरी हर इच्छा तुम पूरी कर लेती हो। क्या तुम्हारी तरह पंडितन चाची नहीं है? तो लेखिका की माँ ने उसकी तरफ देखा और आश्चर्यचकित नजर से, क्या कह रही हो तुम बेटी? अब माँ क्या उसको जवाब दे कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी सौतीली माँ है। तो एक तरफ बिंदा की माँ बिंदा को बहुत परेशान करती है, बहुत उसको सताती है, हर काम उसको करने के लिए मजबूर कर देती है, तो दूसरी तरफ लेखिका की माँ उसको बहुत प्रेम करती है। इस प्रकार मैंने पहले ही कहा था, माँ और माँ सौतीली माँ में जमीन और आसमान का फर्क है। दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, अभी लेखिका कहते हैं मुझसे कुछ बड़ी होगी, हम मतलब लगभग अगर ये 10 साल की हो तो वो 12 साल की हो सकती है, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसके ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। ऐसा लगता था कि वो मुझसे थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि उसके सिर ऊपर कोई बैठा हो और उसको दबाकर उसने किसी ने प्रेस करके उसको छोटा कर दिया हो। मतलब कहने की बात है, ये 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले पतन हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडितन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बड़ा ही
विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदला देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती है। लेखिका को बिंदा की आंखों को देखकर, बिंदा को देखकर एक पिंजरे में बंद चिड़िया, जैसे कि एक पंछी को हम पिंजरे में एक केज में बंद करके रखते हैं और वो पंछी उड़ने के लिए, आजाद होने के लिए तड़पता रहता है, फड़फड़ाता रहता है, ठीक उसी प्रकार मुझे बिंदा को देखकर होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी कमरे में बंद किया हो, उसको ऐसा लगता है कि किसी बंधन में, कि जंजीरों में उसको जकड़ लिया हो और वो आजाद होने के लिए तड़प रही है, आजाद होने के लिए फड़फड़ा रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफ बिंदा अपने पंडितन चाची का हर वो बात सुन रही है, हर वो कठोर बातें उसको हमेशा सुननी पड़ती है, लेकिन चुपचाप वो बिना के कोई उत्तर दिए, बिना कोई उल्टा जवाब दिए, हर उनकी वो बात अपने सिर आंखों पर लेकर, उसके आज्ञा समझकर, उसका ऑर्डर समझकर वो पालती है। लेकिन लेखिका को ये बात समझ नहीं आ रही है, कैसे ये बिंदा सब कुछ सह सकती है, मुझसे ये नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बिंदा किसी पिंजरे में बंद है और उसको आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी के लिए छटपटा रही है, तड़पड़ा रही है, तड़प रही है। एक बार जब दो तीन करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वो रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहना। मुझे उसके लगना कि ऐसा, मतलब दोनों कभी कभी ये लेखिका और बिंदा एक रात के समय में छत पर जाते थे, तब लेखिका मतलब इधर उधर की गपशप बातें होती थी, तो शायद लेखिका ने पूछा होगा कि तुम्हारी अम्मा, मतलब तुम्हारी पंडित तुम्हारे साथ इतना अत्याचार क्यों करती है। तब लेखिका ने कहा, बिंदा ने कहा होगा, मेरी अम्मा देखो वही है। अर्थात आकाश में जो रात में चमकने वाले सितारे होते हैं, उन सितारों में चमकने वाला जो सितारा है, उसकी ओर उंगली करते हुए, उसकी ओर फिंगर करते हुए बिंदा ने कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मुझे पता नहीं चला, अरे ये क्या कह रही है, आश्चर्य का ठिकाना न रह गया। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में होती है? क्योंकि छोटी सी बच्ची है ये लेखिका, कैसी हो तुम्हारी दो अम्मा होती है? तुम्हारी एक अम्मा तो सितारों में है और एक अम्मा तो तुम्हारी घर में पंडित चाची घर में है, तो हर एक की दो अम्मा होती है, क्या मेरी भी दो अम्मा है? लेखिका के मन में एक अलग से विचार उसके मन में आने लगे, क्या हर एक किसी की दो अम्मा होती है? उसको पता नहीं, तो किसकी लेखिका की पहली अम्मा मर चुकी है और दूसरी अम्मा अर्थात पंडित चंद चाची उसकी सौतेली माँ है। लेखिका को लग रहा है वही उसकी अम्मा है, अर्थात उसमें सौतेलापन और अपनापन, उसका कोई भेद लेखिका को पता नहीं है। वो सबकी अम्मा एक तारों में होती है और एक घर में। पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वो तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज-धज कर अर्थात तैयार होकर घर सज-धज कर, मतलब उसके जो मैंने पहले कहा कि पंडित चाची अच्छे अच्छे कपड़े, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर सिंदूर, गले में अलग अलग प्रकार के हार, कानों में कर्णफूल वगैरह आदि, घर सजधज से घर में आती है, वो बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं चाहती थी, इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे नई रहेगी और न डांटेगी। मतलब लेखिका को छोटे पहले ही कहा, उसका नटखटपन अभी तक गया ही नहीं, वो उसका बचपन अभी तक गया नहीं। उसने बिंदा ने जैसे ही कहा कि वो देखो मेरी अम्मा, असल में वो मेरी अम्मा है जो भगवान के पास गई है, क्योंकि भगवान उनसे प्रेम करता था और ईश्वर ने उनको बुला लिया है, और तब जाके मुझे घर में दूसरी अम्मा आई है। तब उसके बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी की है। ये सारी बातें लेखिका को समझ में नहीं आई, लेकिन लेखिका हार मानने वाले में से नहीं थी। मतलब उसको जो समझ में नहीं आया उसको बार बार वो पूछती रहती है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि बार बार पूछे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हर बात में क्यों क्यों होता है। तो लेखिका ने कहा, सुझाव दिया कि दूसरी अम्मा तुम्हें बहुत डांटती है, ये नई अम्मा तुम्हें बहुत डांटती है, पुरानी अम्मा तुमसे बहुत प्रेम करती थी, ऐसा तुम कह रही हो, तो तुम एक काम करो, अपनी इस नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहो। वैसे भी तुम अपनी इस पंडितन चाची को नई अम्मा कहती हो, तो पहले जैसे अम्मा को पुरानी अम्मा कहो, तब तुम्हें वो डांटेगी नहीं। लेकिन लेखिका को ये बात पता नहीं, पुरानी अम्मा को नई अम्मा कहने से वो पुरानी अम्मा की आत्मा, पुरानी अम्मा की ममता, पुरानी अम्मा का वो प्रेम, ममत्व, मातृत्व उस नई अम्मा में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि ये सौतीली है, ये दुष्ट है, इसके घृणा के वो पात्र है। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में अर्थात मैं बताता हूँ आपको, मैं लेटा कर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पदच्युत अर्थात पद से निकाल देना। देखो, लेखिका ने कहा तुम अपनी नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहो, लेकिन बिंदा को ये बात समझ में नहीं, उसको जचे नहीं। उसने कहा, क्योंकि उसने देखा था, मतलब उसके
पैदा होने के बाद थोड़े कुछ सालों के बाद उसकी पहली अम्मा, बिंदा की पहली अम्मा मर चुकी थी, अर्थात उसको कंधे पर, मैंने खुली पालकी मतलब कंधे पर, जैसे हम उसकी अंत्य यात्रा निकालते हैं, उसका अंत्य संस्कार करने के लिए 4 लोग उसको क्या लेकर माफ कीजिए, मरने के बाद हम 4 लोग कंधे पर उठाकर उसको लेकर जाते हैं, तो उसको खुली पालकी बोलते हैं। उसके ऊपर कोई सजा धजा नहीं होता, लकड़ी के कुछ लकड़ी का कुछ ये बनाया जाता है, पालकी बनाया जाता है, उसको पालकी भी कहते हैं, लेकिन खुली पालकी कहते हैं। उसके ऊपर कोई ऐसा शादी होने के बाद पहले राजा महाराजा के जमाने में औरतों को लाने के लिए डोली होती है, डोली, तो ये खुली डोली है और ये बंद डोली, अर्थात शादी होने के बाद नई दुल्हन उस पालकी में, उस डोली में बंद कर आती है। आपने गाना सुना होगा, डोली सजा के रखना। तो इस तरह की बात है। तो लेखिका ने कहा कि तुम अपनी नई अम्मा को, पुरानी अम्मा को, लेखिका बिंदा को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने अपनी अम्मा को खुली पालकी में, अर्थात उसको लेते हुए, मरने के बाद उसको 4 लोगों कंधे पर लेते हुए जाके देखा है, और नई अम्मा को बंद पालकी में, अर्थात नई शादी करके उसके पिता ने नई दुल्हन अर्थात नई माँ उसके लिए लाई थी। और इसलिए अपने पहले माँ के प्रति जो प्रेम था, अपने पहले माँ के प्रति जो आदर सम्मान और जो मातृत्व लगाव था, वो नई अम्मा को देना नहीं चाहती थी, और इसलिए उसकी बात उसको जचे नहीं, उस बात को उसने वहां पे छोड़ दिया। लेखिका को यह बात कभी समझ में नहीं होगी कि सौतेली माँ और अपनी अम्मा में क्या फर्क है, क्योंकि वो छोटे थे। पर उसकी कथा से मेरा ये मन तो सचमुच आकुल अर्थात व्याकुल उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना भी चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल न पाई थी कि मैं अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडितेन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आएगी, फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे याद नहीं है, स्मरण नहीं है, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती अर्थात माँ की धोती का एक चोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। जैसे मैं घर आई, मैंने अपनी माँ को गले लगा कर, हे माँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम कभी तारा ना बनना, तुम मुझे छोड़कर कभी ना मत जाना। अगर तुम तारा बनोगी तो मेरे पिता और एक नई अम्मा लाएंगे, और मेरा बिस्कुट कौन देगा, मुझे गर्म दूध कौन पिलाएगा, मुझे कि सर्दियों के मौसम से कौन बचाएगा, ठंड से कौन बचाएगा, मुझे जलेबी कौन देगा। इस प्रकार की बातें छोटी सी उस लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से कहा। माँ ने क्या उसको जवाब दिया उसको याद नहीं है, लेकिन उस रात माँ के उस पल्लू को पकड़कर ही मैं रात भर सोई रही। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। बिंदा के अपराध तो मेरे मतलब बिंदा क्या अपराध कर सकती है, छोटी सी लड़की, उससे काम करते समय इधर उधर छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, लेकिन वो मुझे पता नहीं दे। पर पंडितेन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित होगी। बिंदा क्या गलती करती थी मुझे पता नहीं था, क्योंकि पंडितेन चाची हर बार उसको दंड देती थी, हर बार उसको सजा देती थी। छोटी छोटी गलतियों पर भी उसको बड़ा बड़ा दंड दिया जाता था। अभी एक छोटी अगर एक माँ अपनी बेटी को अगर झाड़ू मारने के लिए कहेगी, अगर ठीक तरह से झाड़ू नहीं मारेगी तो उसको क्या मारेगी, पीटेगी, दंड देगी, उसको गर्म धूप में खड़ा कर देगी? कभी नहीं। लेकिन ये सौतेली उमा पंडितेन चाची बिंदा को उसने बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। गलती से भी अगर कुछ छोटी सी गलती भी हो जाए, अगर वो गलती माफ करने के लिए अगर बिंदा उसके पास जाती है तो पंडितेन चाची उसको कभी माफ नहीं करती, क्योंकि पंडितेन चाची के न्यायालय में, पंडितेन चाची के उस कोर्ट में माफी के लिए जगह नहीं थी, हमेशा दंड ही मिलता था। गर्मी की दोपहर में देखो पंडितेन चाची ने किसे उसको परेशान किया है, बिंदा को कैसे दंड देकर, उसको सजा देकर उसको सताया है। तो गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा के आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा है। मतलब बिंदा को छोटी छोटी गलती पर छत पर, मतलब धूप के दिनों में छत पर, जब छत गर्म हो जाती है, टेरेस गर्म हो जाता है, तो बिना चप्पल के उसको वहां पे खड़ा किया है। छोटी सी लड़की कभी दायां पाए कभी बायां पाए ऊपर नीचे करते देखा है, तड़पते हुए देखा है, जलते देखा है। इतनी कठोर माँ कैसे हो सकती है? चौके के खंबे से दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोलों में सोते पोहन पर पंखा जलते देखा है। मतलब उसने कोई छोटी छोटी गलती की तो उसको दिन भर धूप में खड़ा करती थी। कभी कभी एक खंबे को बांधकर, उसको पैरों को बांधकर उसको खड़ा किया जाता। कभी कभी भूख
उसको खाना तक नहीं दिया जाता था। भूख से उसको तड़पता रहने के लिए मजबूर किया जाता था। कभी कभी जो उसके जो सौतीली माँ का जो बेटा है अर्थात मोहन है, उसका दिन भर उसको पंखा अर्थात वो हमेशा खाट पर पड़ा रहता है क्योंकि वो दिव्यांग है, वो उसको चल फिर नहीं सकता, तो उसको कभी कभी पंखा उसको चलाने के लिए कहा जाता था। तो उसे अपराध का ही नहीं बल्कि अपराध के अभाव का भी दंड देता था। इसी से पंडितन चाची की थाली में पंडितन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकालने पर भी दंड बिंदा को मिला था। अर्थात जब वो गलती करती थी तब उसको सजा मिलती थी, लेकिन कभी कभी उसके गलती किए बिना भी उसको दंड होता था। कब एक बार क्या हुआ था कि वो खाने के लिए बैठे थे और पंडितन चाची का घुंघराला अर्थात कर्ली हेयर उसके खाने के प्लेट में गिरा था। तब भी पंडितन चाची ने बिंदा को ही सजा दी थी, बिंदा को ही कहा था। तो किस प्रकार बिंदा को सजा दी थी देखिए, उसके छोटे छोटे हाथों से धूल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई न आने लगी। पर बिंदा ऐसी बेटी मानो सिर और बल दोनों नई अम्मी के ही हो। मतलब एक बार खाने में बैठे थे तो पंडित जी के प्लेट में, उनके खाने की थाली में उनका ही कर्ली हेयर, उनका ही घुंघराला बाल गिरा था। तो पंडित चाची ने गुस्से में आकर बिंदा को सजा दी थी। और बिंदा को क्या सजा मिली थी? उसके खूबसूरत छोटे छोटे बालों को उसने कैंची से कट किया था, कांटे थे, उसके बालों को काटा था और डस्टबिन में कचरे के ढेर में फेंक दिया था। विचित्र बालों को विचित्र जैसे बाल उसके काटे थे पंडित चाची ने। फिर भी चुपचाप बिंदा ने अपने बालों को अपने पंडितन चाची से कटवाया था। ऐसा लगा था कि वो सिर भी उस पंडितन चाची का और बाल भी पंडितन चाची के, अर्थात पूरी तरह समर्पित बिंदा हो चुकी थी अपने उस पंडितन चाची के लिए। लेकिन ये देखकर मुझे रोना आया था, लेकिन बिंदा की आंखों से दो पर आंसू भी नहीं निकले थे, आंसू भी नहीं टपके थे। इतनी कठोर वो पंडितन चाची थी जो अपनी बेटी समान, अगर बेटी भी नहीं है लेकिन बेटी समान एक छोटी सी लड़की पर उसने अत्याचार किया था। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं माफ करेगा। इस तरह की बातें बिंदा के मन में आ रही थी। और एक दिन याद आता है तो और एक कैसे उसको सजा मिली थी। एक दिन तो क्या हुआ, चूल्हे पर चढ़ाया हुआ दूध उफना जा रहा था। बिंदा के नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वो उसकी अंगुलियों से छूटकर गिर पड़ी। खोलते हुए गर्म दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख तो मैं तो हतबुद्धि से रह गई। पंडितन चाची से कहकर वो दवा क्यों लगवा देती, ये समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा ने मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्य में उठा। मतलब एक दिन तो क्या हुआ कि जब वो गर्म दूध अपने उस गैस से उठाकर, स्टोव से उठाकर नीचे रख रही थी, तो उस छोटे छोटे नन्हे हाथों से वो गर्म दूध का जो पतीला था वो गिर गया और वो गर्म दूध बिंदा के पैरों पर गिर गया। बिंदा रोने लगी, बिंदा तड़पने लगी थी, लेकिन फिर भी अपने आंखों को आंसुओं का बांध उसने टूटने नहीं दिया और अपने उस लेखिका को कहा, मुझे बचाओ, मुझे अपनी पंडितन चाची से बचाओ, नहीं तो वो दूध गिराया इसलिए मुझे मारेगी। लेखिका के मन में आया उसका पैर जला है, क्यों वो अपनी पंडितन चाची के पास जाती नहीं और उस पर कुछ मलहम नहीं लगाती, उस पर कुछ दवा क्यों नहीं लगाती, ये मैं कभी समझ नहीं पाई। मैंने उसको, बिंदा को अपने घर ले आई, उसे मैं अपने घर खींचे चली अवश्य आई, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवानों लांग कर आने वाली पंडितन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंधी थी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास रखी जाती है, भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जलों पैरों को घास में छिपाया और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया था। हम उस बिंदा की माँ से छुपने के लिए, उस पंडितन चाची से छुपने के लिए अपने कमरे में गए, मतलब जहाँ पे गाय को रखा जाता है ऐसे कमरे में गए, जिस गाय को घास रखते हैं इस कमरे में गए। घास तो ड्राई घास एक्चुअली चुभती है, लेकिन मुझे तो घास चुभ रही थी, लेकिन उस बिंदा को वो घास चुभ नहीं रही थी। उस जले हुए पैरों को लेकर उसी पर वो सो गई, लेकिन उसने हाथ मेरा छोड़ा नहीं था। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकलने के लिए
घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल अतः शोर मचाने लगा। तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, सवेरा हो गया क्या? अर्थात दोनों भी उधर ही सो गए थे। इसी के बीच गोपी घास लेने के लिए, घास गाय को डालने के लिए आया तो चिल्लाने लगा। तब मैंने पूछा, सवेरा हुआ क्या? अर्थात अपने आंखों को मलते हुए कहा कि उनको लगा कि वो मतलब रात भर वहाँ पे सोई है, लेकिन ऐसा उनको लगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो सोए थे, अच्छी नींद में थे, लेकिन वो गोपी ने उनको आकर उठाया। अर्थात उसको थोड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ पे क्यों वो सोने लगे, वो चिल्लाने लगा। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब वो अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, संदेशवाहक अर्थात मीडिएटर, अर्थात यहाँ पे घर का नौकर यहाँ पे संदेशवाहक बनकर गया था, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना मैं जानती हूँ कि पंडितन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है न अपील का अधिकार है। मतलब पैरों पर गर्म दूध उबलता हुआ दूध गिरने के बाद जब छोटी सी नन्ही सी उस बिंदा के पैर जल रहे थे, तब भी पंडितन चाची ने उसको क्षमा नहीं किया था, उसको माफी नहीं दी थी, बल्कि उसको सजा दी थी, क्योंकि उसने दूध गिराया था, इसकी उसको सजा मिली थी। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ वो आती थी। मतलब अब बहुत दिनों तक मैंने बिंदा को अपने आंगन में बाहर काम करते नहीं देखा था। शायद उसकी माँ ने उसको घर से बाहर निकलने के लिए रोका होगा। मेरी माँ ने भी उसको कहा था कि बिंदा के घर मत जाओ, क्योंकि पंडितन चाची को अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन बीच बीच में अंगूर लेकर छुप कर बिंदा को मिलने के लिए जरूर जाती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वो मुंह में कपड़ा ठूस कर हंसने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैंने एक दोपहर की सबकी आंखें बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भर कर न आ जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर, गंदी सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व ये मैं नहीं जान सकती थी, मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रहेगी। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौने आकर उसका काम करती है। चेचक अर्थात स्मॉल फॉक्स, एक बीमारी है, चिकन फॉक्स जैसे स्मॉल फॉक्स बोलते हैं, चेचक पहले के ज़माने में, जैसे कि आजकल अलग अलग हर साल कोई ना कोई बीमारी आती है। जैसे कि आज हम कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपने घरों में बंद है, मुंह पर मास्क लगाते हैं, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं, सैनिटाइजर लेकर अपने हाथ बार बार बीच बीच में सैनिटाइज करते हैं, वॉश करते रहते हैं, ताकि वो जो कोरोना या कोविड-19 का जो ये है जो बैक्टीरिया है तो हमारे मुंह के अंदर, हमारे शरीर के अपने फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में ना जाए, और हम उससे बचने के लिए हम अपने आप को मास्क से बचाते हैं या उसका प्रिकॉशन लेते हैं। तो चेचक भी एक संक्रमित बीमारी है जो फैलती है एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है। तो बहुत दिनों के बाद लिखिका को बिंदा दिखाई नहीं दी, तो बीच बीच में उसने माँ को पूछा कि बिंदा कहाँ है, तो माँ ने उसका जवाब नहीं दिया। तो उसके घर में काम करने वाली जो रुकिया है, तो रुकिया को उसने बार बार पूछा कि बिंदा कहाँ है, बिंदा कहाँ है। तो रुकिया ने कहा महारानी आई है। एक्चुअली पहले जमाने में महामारी को महारानी बोलते थे, मतलब कुछ लोग उसको व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते थे महामारी। 9th स्टैंडर्ड में सीबीएसई का एक पोयम थी, एक फूल की चाह, उसमें भी महामारी का जिक्र किया है। अर्थात ये महामारी ऐसी बीमारी होती है जो जब किसी गांव में या किसी घर में घुसती है तो पूरा गांव का गांव तबाह होता जाता था। तो जैसे 1720 में प्लेग आया था, हर 100 साल में एक बीमारी आई थी। 1720 में आए थे, 1820 में, 1920 और 2020 में भी है कोरोना जैसी महामारी है, जिसमें लाखों लोगों की अब तक जान जा चुकी है। लगभग 10-12 लाख लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है और करोड़ों लोग इसके चपेट में आए हैं। तो उससे बचने के लिए नई अम्मा ने, अर्थात पंडित चाची ने क्या किया था, उसका 2 मंजिला जो इमारत है, जो 2 मंजिला जो घर है, उसके छोटे से नीचे के कमरों में, नीचे के छोटे से खंड में, कमरे में इसको बिंदा को रखा था। तो लिखिका कहती है बिंदा बीमार थी और मैं सभी की नजरों को बचाकर बिंदा को देखने के लिए जब मैं गई तो मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जब बिंदा बीमार है तो उसके पास उसके पिता होने चाहिए थे, उसके पास
उसकी माँ होनी चाहिए थी, क्योंकि माँ और पिता के बिना जब बीमार पड़ते हैं तो उसका कोई अस्तित्व, बीमारी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे सिर पर एक तरफ माँ और पैरों के पास पिता बैठकर हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारे लिए डॉक्टर के पास जाकर अलग अलग दवाई लाते हैं। लेकिन वहाँ पे बिंदा चुपचाप उस गंदी सी चादर लेकर अकेली पड़ी है, उसको बुखार आया, उसको चेचक हुए, और वहाँ पे डॉक्टर ने दी हुई कुछ दवाई एक बोतल में, शीशी अर्थात बोतल में उसके सिर के पास रखी है। बिंदा ने मुझे कुछ कहा लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। बिंदा ने सिर्फ ये कहने की कोशिश की कि नई अम्मा मोहन के साथ दूसरे कमरों में अलग रहती है और मुझे चेचक हुआ है, इसलिए वो मुझसे दूर रहने के लिए डर के मारे वो अलग रहते हैं और मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो बीमारी के कारण, चेचक की बीमारी के कारण बिंदा कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। एक छोटे से कमरे में, बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, गंदे कमरे में उसको रखा गया था। फिर तो बिंदा को देखना असंभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हुई। माँ को बहुत बुरा लगा कि माँ को पता था कि बिंदा बीमार है, और इसलिए माँ अर्थात लिखिका की माँ लिखिका को वहां जाने से रोक रही थी। अब जैसे उसको पता चला कि लिखिका उसको बिना बताए उनके घर गई थी, तो माँ ने उनको डांटा और वहां पे जाने से उसको रोका। तो उसके बाद लिखिका उसको देख नहीं पाई, ऐसा लिखिका कहती है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा, वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पूछती हुई बिंदा के घर चली दी। जाते जाते वे मुझे बाहर निकलने का आदेश देना भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना अवश्य हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी, परंतु उससे अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैंने बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका हो रहा है, आदि प्रश्न मेरे बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडित चाची भी मर कर तारा बन जाएगी, और बैठे न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं था। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों की साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगे। मतलब बहुत दिनों के बाद लिखिका को बिंदा ने देखा नहीं, क्योंकि वो बीमार थी और उसकी माँ ने भी उसको वहां से जाने से रोका था। रुकिया को कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बिंदा घर से बाहर निकले। रुकिया लिखिका के लिए त्रिकालदर्शी थी, अर्थात रुकिया उनके घर में काम करने वाली नौकरानी है, और रुकिया की जिम्मेदारी होती है थी कि लिखिका को बाहर न भेजे। तो उसको बार बार उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, अनुनय करना पड़ता, याचना करनी पड़ती थी कि बताओ बाहर क्या हो रहा है, और कुछ उनसे अगर कुछ मंगवाना या कुछ काम करवाना होता है तो उससे बहुत याचना रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। लेकिन बार बार मैं उसके सामने गिड़गिड़ा नहीं सकती थी, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। लेकिन कभी कभी मैंने खिड़कियों से झाँक कर जब देखा तो बिंदा के घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि ब्याह हो रहा है, शादी हो रही है और बारात किसी की आई है। तो शादी हो रही थी, किसकी हो रही है? क्या पंडित चाची की, अर्थात पंडित जी का विवाह हो रहा है? अगर पंडित जी का विवाह हो रहा है इसका मतलब पंडित चाची मरनी चाहिए या गुजरनी चाहिए, और उसके गुजरने के बाद ही पंडित जी तीसरी शादी कर सकते हैं। या तो मोहन का विवाह हो रहा है, लेकिन मोहन का विवाह नहीं हो सकता क्योंकि वो चल नहीं सकता। पहले काम है वो दिव्यांग था, वो उसके हाथ पैर काम नहीं कर सकते, वो हमेशा काट पर पड़ा रहता था। तो किसका विवाह हो रहा है? तो क्या बिंदा का विवाह हो रहा है? बिंदा तो मेरी सहेली है, बचपन की सहेली है। हम एक दूसरे के साथ खेले हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। बिंदा मेरे साथ मैंने बिंदा के हर सुख दुख में उसका साथ निभाया है। तो क्या बिंदा मुझे बिना बताए शादी कर रही है? क्या बिंदा मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाएगी? क्या बिंदा ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया तो मैं भी अपनी शादी में बिंदा को नहीं बुलाऊंगी। इस प्रकार की बचपन की वो नटखट बातें कहते हुए लिखिका ने कहा कि उसने भी प्रतिज्ञा की, अगर बिंदा की शादी हो रही है, अगर बिंदा ने मुझे विवाह में बुलाया नहीं तो मैं भी उसको अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मन ही मन लिखिका ने की थी। कई दिन तक बिंदा के घर झांक जाकर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वो तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास
पहले छोटे तारों के बिंदा को ढूंढने रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। अर्थात जब मैंने बहुत दिनों के बाद माँ से पूछने की कोशिश की, माँ अगर बिंदा की शादी हुई है तो ससुराल से अर्थात उसके पति के घर से अब तक क्यों नहीं आई, एक बार भी कैसी नहीं आई। तो माँ ने कहा कि बेटी, लेकिन अर्थात महादेव से कहा कि उसकी शादी नहीं हुई तो वो तो अपनी पुरानी अम्मा, अपनी पहली अम्मा, उसकी सगी माँ के पास तारा बनने के लिए गई है, तारा बन चुकी है, अर्थात वो गुजर गई है, वो मर गई है, वो कभी नहीं लौट सकती। तब कभी कभी लिखी को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, और उसी रात वो आंधे उस छत पर जाकर वो कभी कभी हर रोज रात जाकर छत पर वो पिछली बार जिस तारे को बिंदा ने दिखाया था वो रही मेरी अम्मा, उसी तारे के पीछ साइड में जाकर उसी तारे के बाजू में एक छोटे से चमकते हुए तारे को देखती है और बिंदा को ढूंढने की क्या कोशिश करती है। मतलब उस अनगिनत आकाशमान में तारों को चमकते हुए देखकर लेखिका उसी किसी उसमें से एक छोटे से चमकते हुए चमकीले तारों को ढूंढती है और उसमें बिंदा ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन इतनी दूर से क्या उसको ढूंढना, देख पाना संभव था? कदापि नहीं। तब से कितना समय बीत चुका है, 20 साल हो चुके, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की विशेष कहानी शेष नहीं। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इस बात को कौन कह सकता है। मतलब ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो अभी भी शेष है, क्या उस कहानी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये बात कौन जान सकता है। इस प्रकार एक मार्मिक, दिल को छूने वाली, हृदय स्पर्शी कहानी को महादेव वर्मा ने बिंदा इस चरित्र के जरिए, बिंदा इस कैरेक्टर के जरिए, पात्र के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है कि कई सारी सौतेली माँ होती है जो अपने बच्चों को, अपने सौतेले बच्चों को उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। माँ का जो अस्तित्व होता है, माँ की जो परिभाषा होती है जो कोई नहीं कर सकता। माँ सर्वांगीण है, माँ सर्वगुण संपन्न है, माँ धर्म निरपेक्ष है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। माँ चाहे उस माँ उसके हर बेटे, चाहे उसके सगे हो, खून के हो, चाहे वो सौतेले हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि हर उन माँ को, हर उस सौतेली माँ को बता सकते हैं कि अपने हो या पराये, आप माँ होती है और बच्चे बच्चे होते हैं, उनको सभी से प्यार करो। आशा करता हूँ ये मार्मिक और हृदयस्पर्शी कहानी आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।